समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी। उन्होंने क्या कहा? समकालीन भारत की महान विभूति का प्रस्थान हुआ। उनका नाम शब्दशः वीरता और राष्ट्रभक्ति का परिचायक था और वह पारंपरिक क्रांतिकारी के सांचे में ढले थे। 28 मई 1970 उनका जन्म दिवस 28 मई को होता है। उनके जन्म दिवस पर सावरकर जी के सम्मान में इंदिरा गांधी सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किए। उस डाक टिकट में सेलुलर जेल उस पृष्ठभूमि में दिखाया गया था। ये सम्मान दिया कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार। अहिंसावादी देश है हमारा। बुद्ध, महावीर और गांधी के देश में सैन्यीकरण की बात करने वाला व्यक्ति अस्वीकृत राष्ट्रपिता ही कहलाया जाएगा। नमस्कार मित्रों, वी.डी. सावरकर जी की जीवनी पर जो एक पुस्तक है विक्रम संपत द्वारा लिखी गई, उसकी बात करते हुए उस पुस्तक में जो कुछ जानकारियां हैं, अलग तरह की जानकारियां हैं, वो जानकारियां मैं आपसे साझा कर रहा हूं। और इस श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है और आखिरी भी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसमें मैं सावरकर जी से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातों का, सकारात्मक बातों का जिक्र करूंगा। लेकिन वहां जाने से पहले एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है, वो सुनते चलते हैं। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के पेज नंबर 489 और 490 ये उदाहरण है सिर्फ कि आजादी मिलने के बाद भी सरकार और सरकारी तंत्र का रवैया सावरकर जी के प्रति क्या था। आपने हृदयनाथ मंगेशकर का नाम अवश्य ही सुना होगा। लता मंगेशकर के छोटे भाई होने के अलावा उनकी अपनी भी पहचान है एक संगीतकार के रूप में। कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिए और बहुत अच्छे संगीत दिए। तो बात है 1955 की और वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। और जैसा कि मंगेशकर परिवार के बारे में कहा जाता है कि उनकी सावरकर जी से बड़ी ही निकटता थी, तो हृदयनाथ मंगेशकर सावरकर जी की कविताओं से प्रभावित थे। तो उन्होंने सावरकर जी से जाके अनुमति मांगी कि उनकी एक कविता है, सागर प्राण ताला मलाला, मैं इसको संगीतबद्ध करके रेडियो पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। सावरकर जी ने हंसते हुए कहा कि तुमको जेल जाना है क्या? ऐसे कार्य करके तुम्हें जेल जाना पड़े। लेकिन फिर उन्होंने अनुमति दे दी और हृदयनाथ मंगेशकर ने इस कविता को, सागर प्राण ताला मलाला को संगीतबद्ध किया। और जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारियों को इसकी खबर मिली, उन्होंने तुरंत कारण बताओ नोटिस बोलते हैं, शो कॉज नोटिस जारी हो गया। और शो कॉज नोटिस होने के बाद हृदयनाथ मंगेशकर का बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर था, बेहतरीन कविता, बेहतरीन कवि। बस हृदयनाथ मंगेशकर को नौकरी से निकाल दिया गया। तो यहां सिर्फ सरकारी तंत्र के सौतेले रवैये की बात नहीं है। बात यह है कि एक युवा संगीतकार सावरकर जी को एक बेहतरीन कवि भी मानता था। तो वो एक समाज सुधारक, राजनैतिक विचारक के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक और कवि भी थे। तो मित्रों, मैं बात करता हूं 26 फरवरी 1966, 26 फरवरी 1966, और उस दिन सावरकर जी स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु हुई। अपनी वसीयत में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि किसी तरह का कोई कर्मकांड नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। एक समाज सुधारक के रूप में ये चीजें बड़ी अनुकरणीय हैं। कोई जुलूस नहीं निकलेगा, आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो,
दाह संस्कार, कर्म कांड, ये सब जितने सरल तरीके से हों, संभव हो, वो किए जाए। और उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें विद्युत दाह गृह में उनका अंतिम संस्कार। आज भी लोग इन चीजों से कतराते, नहीं, जब तक लकड़ी में नहीं जलाया जाएगा आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतने ऊंचे सोच के थे सावरकर जी। और उनकी मृत्यु के बाद जो शोक संदेश आए, सबसे पहले मैं उद्धृत करना चाहूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल था, पेज नंबर 500 पर वो लिखा हुआ है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सावरकर जी की मृत्यु के बाद अपने संपादकीय में उन्होंने क्या लिखा। इतिहास उन्हें एक अनोखे भारतीय के रूप में याद रखेगा, अनेक अन्यायों के बाद भी जिनका अपने देश के भाग्य में विश्वास अविचलित रहा। उनका जीवन एक किंवदंतीय पाठ सरीखा है। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए ब्रिटिश राज ने कभी उन पर दया नहीं दिखाई। उन्होंने मजबूत केंद्र सरकार के पक्ष में आवाज उठाई। उनका अद्वितीय साहस अब आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल था सावरकर जी के गुजरने के बाद। और फिर उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी। उन्होंने क्या कहा, समकालीन भारत की महान विभूति का प्रस्थान हुआ। उनका नाम शब्दशः वीरता और राष्ट्रभक्ति का परिचायक था और वह पारंपरिक क्रांतिकारी के सांचे में ढले थे। एस राधाकृष्णन, उन्होंने कहा, हमारे देश की स्वतंत्रता के एक अस्थायी एवं प्रबल कार्यकर्ता। उनका कैरियर अनेक युवाओं के लिए किंवदंतीय स्वरूप रहा। कांग्रेस के लोग थे ये। और एक और मजेदार बात बोल रहा हूं, 1970 28 मई 1970 उनका जन्म दिवस 28 मई को होता है। तो उनके जन्म दिवस पर सावरकर जी के सम्मान में इंदिरा गांधी सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी किए। उस डाक टिकट में सेलुलर जेल उस पृष्ठभूमि में दिखाया गया था। ये सम्मान दिया कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर 11,000 रुपये का चंदा दिया सावरकर जी के नाम पर स्थापित स्मारक फंड में। और उन्हीं के आदेश पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक वृत्त चित्र बनाया, डॉक्यूमेंट्री जिसको बोलते हैं, वृत्त चित्र। जो पुराने जमाने के लोग हैं उनको याद होगा, सिनेमा हॉल में ये सब दिखाया जाता था। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सावरकर जी पर एक वृत्त चित्र का भी निर्माण किया। ये सारी चीजें इंदिरा गांधी के आदेश से हो रही थी। निजी तौर पर उन्होंने चंदा भी दिया। और आज उन्हीं के वंशज सावरकर जी के बारे में क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो ये किताबें इसीलिए हैं, किताबों को पढ़ना, किताबों के बारे में जानकारी और तथ्यपरक जानकारी, एक गहन शोध के बाद जानकारी दी गई है। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में पहले का रवैया मैंने बताया आपको। एक स्थापित सत्य ये भी है इस पुस्तक में जो लिखा गया है, नेहरू जी की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद से सावरकर जी के प्रति सरकार में जो कटुता थी वो कम हो गई। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।
पेज नंबर 489 पर। पिछली सरकारों द्वारा लगातार मना किए जाने के बाद शास्त्री सरकार ने बतौर स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए अक्टूबर 1964 से उनकी पेंशन आरंभ की। यानी उसके पहले पेंशन भी बंद कर दिया गया था। शास्त्री सरकार ने यह पेंशन प्रारंभ किया और बदलते हुए रवैये का, और उदाहरण तो मैंने दिया ही, डाक टिकट जारी किए गए, फिर चंदा भी दिया गया। और एक और उदाहरण कि जिस ऑल इंडिया रेडियो से हृदयनाथ मंगेशकर को सावरकर जी की कविता प्रस्तुत करने के लिए या प्रस्तुत करने के प्रयास के कारण निकाल दिया गया था, बाद में उसी ऑल इंडिया रेडियो ने सावरकर जी की एक दूसरी कविता चुनी, ज्यो स्तुते श्री महामंगले शिवास्पदे शुभदे। ज्यो स्तुते श्री महामंगले शिवास्पदे शुभदे। ये कविता का रेडियो प्रसारण के लिए, इस कविता को रेडियो प्रसारण के लिए चुना गया और इस कविता का रेडियो प्रसारण भी हुआ। तो ये सब अच्छी चीजें हैं। सावरकर जी के सम्मान में कांग्रेस की सरकारों ने ये किया। बट आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू जी प्रवृत्ति बदली, रवैया बदला, सम्मान मिला, सम्मान दिया गया। यहां मैं एक और बात जोड़ता हूं। आशीष नंदी एक समाजशास्त्री है, प्रबुद्ध व्यक्ति है। उन्होंने सावरकर जी के बारे में एक बड़ी अजीब बात कही है। भारत का अस्वीकृत राष्ट्रपिता, भारत का राष्ट्रपिता लेकिन अस्वीकृत, क्योंकि सावरकर जी के विचार बिल्कुल अलग थे। सारे हिंदुओं को भी वो अपने विचारों से कन्विंस नहीं कर पाए। अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे, जैसा कि पुस्तक में लिखा गया है। 1966 ईस्वी में कौन व्यक्ति कह सकता है कि मुझे विद्युत दाह गृह में अंतिम संस्कार किया जाए, मेरा कर्मकांड नहीं हो, जो श्राद्ध कर्म वगैरह होते हैं ना कर्मकांड में, वो नहीं हो, जाति तोड़ो अंतर जातीय विवाह तो हिंदुओं में भी स्वीकृति नहीं हुई जैसी कि होनी चाहिए थी। बहुत आगे की सोचते थे। और अहिंसा के बारे में, वो अहिंसा को कायरता मानते थे और एक मजबूत देश के लिए सैन्यीकरण, सैन्यीकरण एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। मिलिटराइजेशन कहिए या कॉन्स्क्रिप्शन कहिए, हालांकि ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग टर्म है, लेकिन उनके ये विचार थे कि लोगों को सैनिक की शिक्षा दी जानी चाहिए थी। बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे वो अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि हर हिंदुओं को राइफल दिया जाए, राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। कौन मानेगा ऐसी सोच को? जिस आजाद भारत के पहले रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि ये जो शस्त्र बनाने के कारखाने हैं इसको बंद करके यहाँ प्रेशर कुकर का कारखाना लगाया जाए। थोड़ा इतिहास के पन्नों में झांक कर देखिए किसने कहा, कब कहा, किस सिलसिले में कहा। उस देश को ये भला कैसे मंजूर हो कि देश का हर नागरिक एक सैनिक का प्रशिक्षण ले? देश के ये विचार थे, स्पष्ट विचार थे और बड़े अजीब अनूठे विचार थे जो अधिकांश लोगों के गले नहीं उतरा। अंग्रेजों के तो गले नहीं ही उतरा, भारत के लोगों को भी गले नहीं उतरा। अहिंसावादी देश है हमारा। बुद्ध, महावीर और गांधी के देश में सैन्यीकरण की बात करने वाला व्यक्ति अस्वीकृत राष्ट्रपिता ही कहलाया जाएगा। विडंबना है। एक और विडंबना देखिए, और यहीं से मैं
समाप्त भी करूंगा इस श्रृंखला को। हमारे इतिहास में या जो स्वतंत्रता संग्राम के जो संघर्ष हैं, दो अलग अलग ध्रुव बना दिए गए, पोल्स अपार्ट। एक तरफ गांधी, एक तरफ सावरकर। गांधी अहिंसा के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, और उनकी मृत्यु कैसे हुई? गोली लगने से। और उनकी मृत्यु के कारण हिंसा भी फैली, हिंसा भी भड़की और जान माल की क्षति भी हुई। सावरकर जी बीमार चल रहे थे। सावरकर जी जो अहिंसा को कायरता मानते थे, उनकी मृत्यु अनशन से। उन्होंने अन्न, जल, इलाज सब त्याग दिए। डॉक्टरों को इलाज करने से भी मना कर दिया, दवाई लेने से मना कर दिया, भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया, जल पीना भी बंद कर दिया, और इस तरह से मृत्यु को उन्होंने अंगीकार किया। और उनकी मृत्यु के बाद न कोई हिंसा, न कोई लूटपाट। तो ये एक नियति की विडंबना कह सकते हैं। जो भी हो, सावरकर जी के अपने विचार थे, सावरकर जी के अपने सिद्धांत थे। उन्होंने जो राहें चुनी, उन पर वो अंतिम समय तक चले। उन्होंने जो कष्ट झेले, वो भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। और यदि फिर भी उनको समझने का, उनको जानने का ईमानदार प्रयास नहीं होता है, तो ये एक इंटेलेक्चुअल डिजॉनेस्टी है, बौद्धिक बेईमानी या राजनैतिक मजबूरी। तो जो भी है, दोनों पुस्तक को मिला दें, खंड, पहला खंड और दूसरा खंड, तो ये तो सागर के समान है। और उस सागर से मोती चुनकर आपके सामने प्रस्तुत करना, शायद मेरा प्रयास सफल रहा हो। शायद आपकी जानकारी में, सावरकर जी के प्रति जानकारी में कुछ वृद्धि हुई हो और आप पुस्तक पढ़ने के लिए थोड़े से प्रेरित हुए हो, तो ये वीडियो सफल माना जाएगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।